एक साइड ले अली बटन दबा दी सारे स्टेबल हो गए। आप पेशेंट हैं डॉक्टर खालिद खोकर के रेफरेंस से सुबह 9 बजे बुलाया था, वही वजह बनी है, वरना 9 बजे आपको मैं पूरे फैसिलिटेट कर देता। तो इमरान भाई इनकी रस्सी बनवा के जो भी इनका प्रॉब्लम है जहाँ भी है ज़रा बहुत फैसिलिटेट प्लीज़ करवा दें, ठीक है। अच्छा ये जैसे मैंने कहा ना कि कोई भी रेस्टोरेशन पड़ी हुई होगी, कोई भी मॉडल पड़ा हुआ होगा, तो किसी भी ग्रुप में ये हो सकता है, मगर स्पेसिफिकली तो मैंने ग्रुप ABC शॉर्ट लिस्ट करके चीज़ें बता ही दी हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करना होगा। ये बेसिकली कास्ट पार्शियल डेंचर है। कास्ट पार्शियल डेंचर को आइडेंटिफाई करना है। इस पर जो क्लास बना हुआ है इसको आइडेंटिफाई करना है। ये कौन सा क्लास बना हुआ है? रिंग सा बना हुआ है ना, तो इट इज़ कॉल्ड रिंग क्लास, ठीक है। उसको आइडेंटिफाई करना है। C क्लास जो होता है उसके अंदर एक आपकी जो बक्कल साइड है वहाँ पे C होता है और दूसरी साइड पे एक टैग बना हुआ होता है, जबकि रिंग होगा तो वो रिंग की तरह होता है, जैसे रिंग होता है गोल्ड। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है। दूसरी साइड पे बेसिकली ये एक क्लास 1 का मॉडल है। जैसे एग्जामिनर के पास भी अगर ये पड़ा होगा, कई दफ़ा ये भी होता है कि ये ऑस्पी में ना हो, एग्जामिनर के पास पड़ा हुआ होता है, क्योंकि हम रेंडमली स्टेशन मूव करते रहते हैं। तो अगर ये एग्जामिनर के पास ऐसे पड़ा हुआ है तो वो आप आइडेंटिफाई करेंगे, दिस इज़ कैनेडीज क्लास 1, दिस इज़ कैनेडीज क्लास 1। कैनेडीज क्लास 1 को आइडेंटिफाई कर लेंगे। इसकी रेस्टोरेशंस कैसे हो सकती हैं? इस पे या तो आपका एक डेंचर बन सकता है या फिर कास्ट पार्शल, एक एक्रिलिक का पार्शल डेंचर बन सकता है और दूसरा कास्ट पार्शल डेंचर बन सकता है। एग्जामिनर कहेगा नहीं और कोई अच्छा ऑप्शन, तो उसे कि यहाँ इम्प्लांट्स बन सकते हैं। तो इम्प्लांट्स की एग्जांपल ये है कि इसको आप यहाँ पे 3 इम्प्लांट्स इंडिविजुअल सिलेंड्रिकल इम्प्लांट्स हैं, ये प्लेस किए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कॉज करते हैं मुझे, जो मैं हर्ट होता हूँ, क्योंकि इम्प्लांटोलॉजी मेरी दुखती रह के अगर उसके बारे में कोई गलत जवाब देगा तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो वाइवा हो रहा हो, अगर इम्प्लांट का चल रहा हो तो स्पेशली मैं उस वक्त आ जाता हूँ और ये ऐसा ऐसा मेरा जूता उतरने लग जाता है और फिर मैं उसको दिखाने लग जाता हूँ, क्योंकि अगर इसका जवाब ना दिया तो मैं बाकी मैं सरीम को भी कहता हूँ, उसको भी कहता हूँ कि मुझे रोकना नहीं है। बेशक बिल पास हो गया कल बच्चों को मारना नहीं है, मगर मुझे बहुत बुरा, मैं एक्चुअली हर्ट हो रहा होता हूँ। पता नहीं किस किस्म का बिल पास हुआ, बाहर तो हमें मारते थे हमारे टीचर्स। मेरा कंसल्टेंट में जब मैं असिस्ट करा रहा होता था, अगर मेरा ज़रा भी इंस्ट्रूमेंट स्लिप होता था तो उनकी ऐसी हील होती थी, अब वो मेरी इतनी ज़ोर से मारते थे मेरे आंखों में से आंसू निकलने, और वो भी वापस में खींच लेता था, क्योंकि उन्हें पता था कि वो निकाल देंगे बाहर। कहने का मकसद ये है कि अगर टीचर किसी किस्म की आपको सख्ती करता है तो उसका मकसद आपकी बेहतरी होता है। आपको टॉर्चर करना थोड़ी होता है, वो कोई सीरियस थोड़ी होता है कि आपको दुख दे के उससे खुशी मिल रही होगी। और जो ये सोचता है कि टीचर सीरियस होता है वो खुद बेवकूफ़ होता है। तो बॉटम लाइन ये कि इम्प्लांट में आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है बेसिकली कि व्हाट इज़ ऑस्टियो इंटीग्रेशन। वो मैंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि प्लीज़ वो स्पेसिफिक वर्ड से यूज़ करें। रट्टे की ये नहीं कह रहा, वो रट्टे वाली डेफिनेशन ही नहीं है एक्चुअली, रट्टे वाली तो बुक में लिखी हुई है। उसमें तो मैंने सब कॉन्सेप्ट दिया आपको, इट्स अ डायरेक्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन ऑर्डर्ड लिविंग बोन एंड द सरफेस ऑफ अ लोड केयरिंग इम्प्लांट, दैट्स इट। अब इसमें मैंने एक लफ्ज़ एम्फसाइज किया था, डायरेक्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन ऑर्डर्ड मीन्स कि नॉर्मल बोन होगी, उसमें कोई एनोमली नहीं होगी, कोई डिजीज़ नहीं होगी, ऑर्डर्ड लिविंग बोन एंड द सरफेस ऑफ द लोड केयरिंग इम्प्लांट। एक एक वर्ड को मैंने एम्फसाइज किया था क्योंकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। बाकी इतनी बड़ी बड़ी 5-5 लाइन्स की डेफिनेशन है और उनमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्योंकि जब आपको एलैबोरेट करने का कहेंगे इसका एक एक लफ्ज़ को आप एलैबोरेट कर सकते हैं। क्योंकि डायरेक्ट आपसे पूछेगा तो आप कहेंगे बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट रिटेनर। आपसे डायरेक्ट रिटेनर की टाइप्स पूछेंगे, आप बताएंगे इम्प्लांट है डायरेक्ट रिटेनर। कास्ट पार्शियल डेंचर में जो क्लास होता है, C क्लास, RPI क्लास, जो भी क्लास में डायरेक्ट रिटेनर्स की एग्जांपल फ़ौरन दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि ये सिर्फ रूट होता है, इम्प्लांट इज जस्ट अ रूट, टेल द एग्जामिनर इट इज जस्ट अ रूट, इट्स नॉट अ टूथ। इम्प्लांट इज
जस्ट अ रूट। ये कौन सी फॉर्म है, कौन सी शेप है, सिलेंड्रिकल है। फिजिकली चीज़ को देखें और फिजिकली उस टर्म को बोलें, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं। ये सिलेंड्रिकल शेप है ना ये वाली, इसको आइडेंटिफाई करें। और भी कोई शेप होती हैं, लाइक कॉनिकल भी हो सकती है। अब जितनी शेप्स आपने टाइप्स पढ़ी हुई बुक में वो सारी बोल दें, ये भी हो सकती है, बट मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड सिलेंड्रिकल होती है। सिंगल मिसिंग टूथ के लिए भी, मल्टीपल मिसिंग टीथ के लिए भी। बट अगर किसी का आपका कोई फुली डेंटेड पेशेंट है, मुंह में कोई दांत ही नहीं है, तो उसमें हमें ये इम्प्लांट्स ज़्यादा सूट नहीं करते, क्योंकि ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहते, क्योंकि इंडिविजुअल इम्प्लांट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम रेमस फ्रेम इम्प्लांट सेलेक्ट करते हैं। लाइक फुली डेंचुलस का कोई केस अगर पड़ा हुआ है जिसका एक भी दांत नहीं है, तो उस केस में आप एग्जामिनर को बताएंगे कि उसमें हम कोशिश करेंगे, अगर लोअर आर्च है तो हम रेमस फ्रेम इम्प्लांट दें। उसके अंदर पूरा का पूरा एक फ्रेम होता है और उसमें 4 तरफ इम्प्लांट लगाए जाते हैं। एक पीछे लगाया जाता है, एक इधर केनाइन एरिया में, एक इधर केनाइन एरिया में, और एक इधर 7 या 6 के एरिया में। और उनके ऊपर एक ओवर डेंचर डिज़ाइन किया जा सकता है, जस्ट लाइक अ टच बटन, जैसे बटन बंद होते हैं ना, इसी तरह वो डेंचर में एक फीमेल पार्ट होता है और इम्प्लांट के अंदर एक मेल पार्ट होता है, वो उसके साथ आके टच बटन की तरह अटैच हो जाता है। क्योंकि नीचे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि ज़ुबान होती है, और ज़ुबान किसी की भी रुकती नहीं है, चाहे बोलने में चाहे डेंचर को रिटेन करने में। तो उसको रोकने के लिए हमें इस तरह का फिक्स्ड डेंचर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये भी आप आंसर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, क्लास 1 कवर हो गई। इसके बाद क्लास 2 को आइडेंटिफाई करना है। क्लास 2 पढ़ी हुई होती है, क्योंकि इसके अंदर ये क्लास 2 है ना, मॉडिफिकेशन 2 आइडेंटिफाई तो कर लिया ना, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना कैनेडीज क्लासिफिकेशन में। कैनेडीज क्लासिफिकेशन में सिंगल सैडल एरिया, द अदर एरिया इज बॉन्डेड, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन है। ये बायलैटरल फ्री एंड सैडल होता है क्लास 1, यहाँ पे यूनिलैटरल सैडल एरिया। और अगर इसके अंदर और सैडल एरियाज होंगे तो उनको आप काउंट कर लेंगे एज मॉडिफिकेशन। क्लास 2 मॉडिफिकेशन 2, ठीक है। और ये हम किस बेस पे एग्जामिनर कह रहे हैं, ये आप किस बेस पे कह रहे हैं, तो क्लास 4 भी हो सकता है। सेकेंड देयर आर सर्टेन रूल्स, बोलना है इसी स्टाइल में, इतने कॉन्फिडेंस से बोलना है कि वो कंफ्यूज हो जाए कि मैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ या सेकेंड ईयर। तो सेकेंड देयर आर सर्टेन रूल्स, वी अप्लाई दोस रूल्स। द क्लास व्हिच कम्स फर्स्ट इज नेम्ड फर्स्ट, सिंस क्लास 2 कम्स फर्स्ट दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड। दिस इज अ रूल written by Kennedy's applicant and he says that follow this rule, ठीक है। उसके certain reasons हैं, उसकी certain justification हैं which are beyond our scope। ये भी बोल देना है कि एग्जामिनर अगर अपनी लाइन क्रॉस करोगे, वो क्लिनिकल होता है ना, वो क्लिनिकल होता है। वो कहते हैं इम्प्लांट पूछते क्लिनिकल कहानी में हम डेंटल मटेरियल्स के स्टूडेंट हैं। जब आप ये बताएंगे ना तो उससे भी बहुत अच्छा इंप्रेशन जाता है, क्योंकि मैं भी सेकंड कर रहा होता हूँ, जाफर भाई भी सेकंड कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि मैंने बताया ना क्लिनिकल एग्जामिनर्स आए हुए होते हैं तो वो अपने ट्रैक से उतर रहे होते हैं, तो आप उनको ट्रैक पर ला सकते हैं। आपने सिर्फ मटीरियल्स पे रहना है, थर्ड ईयर फाइनल ईयर के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अच्छा ठीक है, वंस यू डन विद दिस यू विल बी आस्क्ड टू डिज़ाइन अ क्लास ओवर दिस। तो ज़्यादातर इसके ऊपर, अच्छा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप क्लास 2 से डील कर रहे हैं तो क्लास 2 के केस के अंदर कभी भी हम सी क्लास नहीं देते, ठीक है। अगर आप क्लास 3 का केस कर रहे हैं जिसमें बॉन्डेड है और आगे भी दांत है पीछे भी दांत है, तो यहाँ हमेशा हम सी क्लास देते हैं। ये आइडेंटिफाई करना है आपने। 90% एक चीज़ आपने याद रखनी, सी क्लास की मैनिपुलेशन आई हुई है तो सिर्फ क्लास 3 ही होगी। क्यों? क्योंकि 3 में ही सी क्लास देते हैं। ये आप ये गलत होगा ही नहीं। आपने जैसे ही आया आपने उसको देखते साथ कह देना, पहले तो देखना है पहला पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई, दूसरा पार्ट क्या है, डिज़ाइन है सी क्लास। तो आइडेंटिफाई में क्या लिख देंगे, क्लास 3, क्लास 3, और जितनी मॉडिफिकेशन हो वो लिखते हैं 2 मॉडिफिकेशन है, ठीक है। और अगर कोई फ्री एंड सैडल का केस है, लाइक बायलैटरल फ्री एंड सैडल और यूनिलैटरल फ्री एंड सैडल, दोनों केसेस में कभी भी सी क्लास डिज़ाइन नहीं होगा। रीज़न, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई सी क्लास दे देंगे और यहाँ पे दांत लग जाएंगे, इनका जो लोड आएगा वो डिस्टल टिपिंग ऑफ द अबटमेंट टूथ कराएगा। डिस्टल टिपिंग मीन्स कि यहाँ पे एक वायर लगा दी है, वो उसको खींचती रहेगी ना। और ये सिंगल रूटेड दांत है, ये मल्टी रूटेड है, ज़्यादा 2 रूट्स होंगे इसके, मतलब एक मजलूम सा दांत है जिसके सारे आपने क्या लगा दिया है यहाँ पे 2 से 3 दांत, वो भी मोलर्स जिनके 4-4 रूट्स होते हैं। तो जब वहाँ पे मैस्टिकेटरी लोड्स तो उतने ही आएंगे ना जितने 6-7 के होते हैं।
तो उनके जब लोड्स पड़ेंगे 400 पाउंड 500 पाउंड्स, तो ये क्या होगा, हर्ट होगा, इसकी डिस्टल टिपिंग होगी। डिस्टल टिपिंग का मतलब है कि सिर्फ कोरोनल रीजन से वो मूव करना शुरू हो जाता है पीछे की तरफ, और यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट होने लग जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये शहीद हो जाएगा। तो इसलिए टू अवॉइड दैट वी नेवर प्लेस सी क्लास on Class 1 in such cases where class 1 or class 2 scenarios are involved. The examiner may ask you then what else, and you will say we go for RPI. We go for RPI. बस लिखना है RPI, बस ज़्यादा मुश्किल नहीं है। RPI मैंने बताया हुआ है, वैसे मैंने दिखाया हुआ भी, मैंने एक नोट्स वाली पिक्चर दी थी, उसमें वो बना हुआ भी है, वो पिछले दिनों दी थी, जिसमें 3-4 कनेक्टर्स और उस तरह के नोट्स थे, सपोर्ट और रिटेंशन की डेफिनेशंस थी, उसके अंदर ये RPI लिखा हुआ है। RPI मीन्स रेस्ट प्रॉक्सिमल आई बार। उसके अंदर यहाँ पे इस तरह का क्लास बना हुआ होता है और वो नीचे से कनेक्टेड जा रहा होता है। जैसे ही यहाँ लोड आएगा वो यहाँ से ट्रिप हो जाता है, वो नीचे चला जाता है, वो उसको पीछे नहीं खींचता, वो बल्कि क्लास भी नीचे हो जाता है। तो ट्रिपिंग एक्शन है, उसकी मैंने एग्जांपल दी थी, जैसे हाई वोल्टेज आए तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाता है ना, तो चीज़ें जलती नहीं हैं। तो ये भी जब यहाँ से ग्रिप ली हुई होती है RPI ने, तो जैसे ही यहाँ लोड आएगा वो नीचे ट्रिप हो जाएगा, जैसे वो नीचे ट्रिप होगा तो लोड आर्च पे जाएगा, इस अबाटमेंट पे नहीं आएगा, तो इसकी डिस्टल टिपिंग नहीं करेगा, इसको ट्रॉमाटाइज नहीं करेगा। दैट इज़ RPI क्लास। और जितने भी क्लास 1 क्लास 2 के केसेस हैं वी गिव RPI क्लास, और वो ज़्यादातर कास्ट पार्शल डेंचर में ही दिया जाएगा, कभी भी आम प्लास्टिक डेंचर में। प्लास्टिक डेंचर जब भी मैं कहूँ समझें एक्रेलिक डेंचर की बात हो रही है, उसमें नहीं दिया जाएगा। एक्रेलिक डेंचर्स नो मोर यूज एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट East Institute of Dentistry, where we design these dentures only because it's a good practice, मतलब उससे प्रैक्टिस हो जाती है, तो उसमें कॉस्ट भी नहीं है। प्रैक्टिस के लिए वही चीज़ होनी चाहिए, तो इस लिहाज से इट्स नॉट अ बैड थिंग कि यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। प्रैक्टिस आपकी करवा रहे हैं, आपने आगे जाके आप पे है कि आप अपने आप को किस स्कूल में लेके जाते हैं जहाँ पे वो चीज़ें हों जो चीज़ें आगे आपने सीखनी है। वंस यू आर डन विद दिस, क्लास 3 मैंने बता दिया, उस पर सी क्लास डिज़ाइन करना है, वायर लेनी है, उसमें एक सी सा लूप बनाना है, उसकी मैं मार्किंग थोड़ी सी टेंटेटिव बता देता हूँ। कोई मार्कर है किसी के पास? क्योंकि मेरे पास कोई इंसान नहीं है जो मेरी हेल्प यहाँ कर रहा हो, तो मैं यहीं पे आपको रैंडमली बता दूँगा। ये मार्किंग देख लें रोटेट करा के कि यहाँ पे एक आपने इस तरह वायर को लेके जाना है और उसके बाद यहाँ से ला के यहाँ पे बेंड कर देना है। इसको एक दफ़ा रोटेट करके देख लें, इतना सा आपने वायर वर्क करना है जिसको आप अवॉइड करके कह रहे हैं हमने नहीं किया हुआ। ABCD बनाने के मुकाबले में बहुत आसान है कि आप एक वायर में C बनाएं, उसको नीचे ला के एक डेंट दे दें। अब जब आप ये चीज़ बनाएंगे तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, दिखाएं इधर, मैं ऊपर से दिखाया तो मुझे नज़र आ जाएगा। आपका ये जो यहाँ पे मोलर होगा, इसके ऊपर आपने ये इस तरह वायर को लेके जाना है और उसके बाद यहाँ से नीचे से यहाँ इतना सा बेंड देके यहाँ एक टैग सा बना देना, बस दैट्स इट। दैट इज़ कॉल्ड C क्लास। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वायर से आपने मैनिपुलेट किया हुआ और आपने इस तरह का एक C बनाना है। इसके कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए कि जो इधर बक्कल वॉल की तरफ जो कंपोनेंट आ रहा है दैट इज़ एक्चुअली द रिटेंटिव आर्म। दिस इज़ कॉल्ड द रिटेंटिव आर्म, द मेन कंपोनेंट जिससे रिटेंशन आएगी। एग्जामिनर को बताने के आप काबिल होने चाहिए। इट हैज़ three important components. Number 1 is retentive arm, number 2 is reciprocal arm, and number 3 is reciprocal arm वो होता है जो stiff होता है, rigid होता है। ये जो है ना ये flexible होता है, इसको मूव किया जा सकता है, इसको सीट कराने के लिए क्या, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा आप मैनिपुलेशन करते हैं कि लूज़ हुआ होता है, तो ये सीटिंग में आराम से एडजस्ट हो जाता है। जबकि ये जो है ये रिजिड पार्ट होता है और यहाँ पे शार्प बेंड होता है, इसलिए और रिजिड हो जाता है। तो ये जो एंडिंग पार्ट है इसको हम रेजिन टैग कहते हैं, रेजिन टैग। तो बस ये याद रखना है कि एक रिटेंटिव आर्म होता है, एक रेसिप्रोकल आर्म होता है और एक रेजिन टैग होता है, और दिस इज़ कॉल्ड C क्लास। ज़्यादातर ये आएगा क्लास 3 के अंदर, और मॉडिफिकेशंस आपसे टेस्ट की नहीं जाती हैं, अगर कोई पूछ ले तो आपको पता है, क्योंकि वो अगेन वो क्लिनिकल साइड के क्वेश्चंस में आ जाएगा। आपने अपनी लिमिट तक रहना है और पूछने वाले को भी उसकी लिमिट तक रखना है, ठीक है। इसके अलावा फिर रेस्टोरेशंस हैं। रेस्टोरेशंस को आइडेंटिफाई, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। रेस्टोरेशंस को आइडेंटिफाई करना है। दिस इज़ अ 3 यूनिट ब्रिज, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एग्जामिनर अगर आपसे पूछेगा इट्स अ गोल्ड ब्रिज, गोल्ड का डिज़ाइन हुआ हुआ है, इसकी बक्कल साइड पे किसी ने तोड़ दिया, किसी भी आपके सीनियर ने। यहाँ पे पोर्सलेन लगा हुआ था, तो पोर्सलेन का पार्ट यहाँ से गायब हो चुका है अभी, मगर अगले 2 में टोटल जो ऑल मेटालिक रेस्टोरेशन है ये गोल्ड की। इसमें आपने इंटीरियर अपार्टमेंट को छोटा किया है, पोस्टीरियर को छोटा किया और इनके ऊपर
ये कवर लगा दिए। एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी सिर्फ मेटालिक रेस्टोरेशन देते हैं तो मेरी बुक में या इंटरनेशनल बुक्स में वो आइडियल सिनेरियो होता है, क्योंकि पोस्टीरियर्स में अगर आप मेटालिक रेस्टोरेशन देते हैं तो आपको दांत कम से कम छोटा करना पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ 1 mm करना पड़ रहा है जो मेटल के लिए स्पेस आप क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप मेटल फ्यूज टू पोर्सलेन कर रहे हैं तो आपको 1 mm मेटल के लिए और 1 mm पोर्सलेन के लिए करना पड़ रहा है, तो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, वो बहुत बुरी चीज़ है कि आप 2 mm छोटा कर रहे हैं और दांत फिर सेंसिटिव हो सकता है, उसमें ठंडा गर्म लग सकता है जब आप इनामल को इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे फॉर द सेम थिंग जो आप इससे भी अचीव कर सकते हैं। अगर ये कॉम्प्लेक्स है लोगों में, लोग कहते हैं तुत कलर्ड हो, फलां ने बनवाया था तुत कलर्ड हो, तो वो इसलिए वो करवा लेते हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स नहीं देख रहे होते। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है मेटालिक क्राउन का कि वो अपोजिंग का तुत वेयर नहीं करता, क्योंकि उसका हार्डनेस नंबर मैच कर रहा होता है एनामल के साथ, 350 के करीब होता है विकर्स हार्डनेस, जबकि पोर्सलेन का हार्डनेस नंबर काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर वहाँ पे पोर्सलेन के क्राउन्स पीछे लग जाएंगे तो ऊपर वाले दांतों को भी वेयर ऑफ कराएंगे एंड फ्यूचर में ऊपर भी पेशेंट को क्राउन्स कराने पड़ेंगे। तो ये आपने एक ट्रीटमेंट ऑप्शन देख लिया। ये किस सिनेरियो में था कि अगर दांतों की ऐसी कंडीशन हो कि इसमें केरीज है बिल्कुल माइनर सी, ऑक्लूजल लेवल पे पिट एंड फिशर केरीज है, तो आप पिट एंड फिशर सीलेंट यूज़ करेंगे। अगर आप उसमें क्लास 1 कैविटी बनी हुई है तो उसके अंदर आप कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन भी कर सकते हैं, एमैल्गम रेस्टोरेशन भी कर सकते हैं। अगर बहुत डीप है तो एग्जामिनर को बताएंगे कि हम पहले लाइनिंग करेंगे जीएसी से और फिर जिंक फॉस्फेट से बेस बनाएंगे और उसके ऊपर फिर एमैल्गम रेस्टोरेशन कर देंगे। और इस तरह की कैविटी है जिसका रूट इन्वॉल्व है कि उसके नीचे एब्सेस बनी हुई है, मॉडल को ना पकड़ के अच्छी तरह घुमा फिरा के निकाल के मतलब उसका तिया पांचा कर देना, एग्जामिनर भी कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब वो फिर खुद ही कहे कि ये तो मेरे से ज़्यादा इसको पता है, इसने काम किया हुआ डिपार्टमेंट में आया हुआ, ऐसे कि मॉडल का पता है, तो निकाल के दिखा रहे हैं कि अगर इस तरह एब्सेस है, केरियस है, तो एक तो ऑप्शन है कि इसकी एक्सट्रैक्शन करवा दी जाए, क्योंकि इस केस में बोन लॉस शुरू हो चुका होता है। और अगर आपका एक्सट्रैक्शन पेशेंट नहीं करवाना चाहता तो आरसीटी होती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद उसको फिर आप यहाँ पे एक इनले या ऑनले से रिपेयर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसका कोई फंक्शनल कस्प इन्वॉल्व है या नहीं है। अगर फंक्शनल कस्प इन्वॉल्व है तो फिर क्या बनेगा, ऑनले। अगर नहीं है विद इन द तो स्ट्रक्चर फिलिंग करनी है या बिल्डअप करके कोई मटेरियल लगाना, दैट विल बी कॉल्ड इनले। तो वंस यू आर डन विद दिस, एक्साइटमेंट में ज़्यादा गिर गया दांत, ये वाला था। अच्छा, ये वाला जो है इसमें भी क्लास 1 है कैविटी, इसको आपने फिल करना है किससे, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन से आइडियली। सबसे पहले केरीज रिमूव करनी है। केरीज रिमूव करने के बाद अगर कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन कर रहे हैं, यहाँ मटेरियल पड़ा हुआ है आपने देखा होगा, तो कॉम्पोजिट में उसके स्टेप्स क्या हैं कि सबसे पहले आप स्लरी बनाते हैं पाउडर की, ग्लास स्लैब में स्लरी बनाते हैं पाउडर की, प्रॉफी पेस्ट की। उससे वो जब आप ब्रश के साथ माइक्रोमोटर के साथ दांत पे रन करते हैं तो पेलिकल लेयर जो गंदी कोई भी पिलाहट है दांत में, कोई भी चीज़ स्टिक ऑन हुई हुई है तो वो साफ़ हो जाती है। उसके बाद आप फिर केरीज रिमूव करते हैं उस जगह से, अगर कोई है एक्सटेंडेड। अगर नहीं है तो स्लरी के बाद नेक्स्ट स्टेप एचिंग होता है। अगर है तो आप इस तरह फॉलो करेंगे, सबसे पहले तो केरियस लीजन को अच्छी तरह साफ़ करेंगे, फिर स्लरी से उसको स्मूथ करेंगे, उसके बाद फिर आप प्रोसेस स्टार्ट करेंगे कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन का, जिसमें पहला स्टेप है एचिंग। एचेंट लगाएंगे, 45 सेकंड्स तक लगा रहेगा। 45 सेकंड्स बाद आप उसको वॉश कर देंगे। जैसे ही 45 सेकंड्स वाली बात आती है वो कहते हैं हर बंदे को 45 सेकंड्स लगाते हैं, नहीं, हर बंदे को 45 नहीं लगाते। क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, मिल्क टीथ में कितनी देर एचेंट लगाते हैं, ज़्यादा देर लगाते हैं, कम देर लगाते हैं, कम लगाते हैं, क्यों? कोई करेक्ट कर सकता है इनको? अब इनकी लॉजिक थी वॉश आउट हो जाता है मैट्रिक्स, ये वो मूवी वाला मॉर्फियस वाला मैट्रिक्स है। I can just show you the path, you have to walk through it. That is a wrong logic, so forget about that. You come. She doesn't have a logic. Anybody who has logic, आप बताएं जी। 2 minutes तक लगाते हैं मिल्क टीथ में, ठीक है। और जो है आपका जो अडल्ट टूथ है उसमें कितनी देर के लिए लगाते हैं? उसकी एनाटमी देखें दोनों, उनका साइज़ देखें, उनका डिस्टेंस देखें, हर चीज़ का, चैम्बर का और उसका हर रीज़न को देखा जाता है। फिर उनका कंटेंट देखें, उनका कॉम्पोजिशन देखें, यही सारी जस्टिफिकेशन है, ठीक है। तो
तो बाकी और डिटेल्स में अगर हम जाएंगे बिल्कुल क्लिनिकल लॉजिक्स हो जाती हैं जो आपके स्कोप से बियॉन्ड। मैं मतलब 10 रीजंस जो मैं बता दूंगा, मगर आपने यही बतानी जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। दे डू एक्सपेक्ट मटेरियल आइडेंटिफिकेशन, उनकी टाइमिंग, दैट्स इट। इससे ज़्यादा वो डिटेल्स में नहीं जाएंगे। अगर इस तरह का पूछा तो ये 3-4 चीज़ें बोल देनी जो मैंने बोली हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा अपने स्कोप से आगे नहीं हटना। वंस दैट इज़ डन, एचिंग का चैप्टर जब क्लोज हो गया तो कहते हैं फ्लोरोस तो उसको कितनी देर एच करना है? 1 मिनट। चीट्स बता रहा हूँ मैं, कुछ एग्जामिनर ना तंग करते हैं सिंपल सवाल। अच्छा नॉर्मल तो कितनी देर करना? 45 सेकेंड्स। 3 आंसर्स मिल गए। 45 सेकेंड्स नॉर्मल, 1 मिनट फ्लोरोस, 2 मिनट। वंस यू डन विद एचिंग यू वॉश इट। वॉश करने के बाद यू ड्राई इट। मैं आपको स्टूपिड पूछता है कितनी देर ड्राई करते हैं? जब तक आपको मिल्की वाइट अपीयरेंस नजर ना आए आप ड्राई करें उसमें। मगर कुछ लोग पूछ लेते हैं और कुछ लोग बड़े खूबसूरती से कहते हैं 15 सेकंड तक ड्राई करते हैं। व्हाट डू यू मीन? मतलब जैसे ही आपने एयर ड्राई किया, मिल्की वाइट अपीयरेंस नजर आए, दैट्स इट, आपका ही आंसर होना चाहिए। तो आपने कोई सार्कास्टिक आंसर नहीं देना, आपने बस यही कहना है कि आपको कुछ भी कहे, वो सेकंड्स पूछे, टाइम पूछे, आप सेकंड, द मोमेंट मिल्की वाइट अपीयरेंस appears, that's the time required to do it. It depends upon your aerator, it depends upon your air, it depends upon the modality you are using to dry out the cloth. ठीक है? So isolation is pertinent for this. Once isolation is achieved, it won't be contaminated by saliva or spill or anything else. Once that is done, milky white appearance is there. आप फिर उसके बाद आपके पास एक ब्रश होता है ब्लैक कलर का, उसमें आप बॉन्डिंग एजेंट, एक पेट्री डिश में आपने थोड़ा सा लिया हुआ होता है, बॉन्डिंग एजेंट में वो ब्रश डिप करते हैं और उस एरिया को जो मिल्की वाइट अपीयरेंस अचीव कर चुका होता है उसको आप पेंट करते हैं, उसको वो थोड़ा सा वेट कर देते हैं, उसको उसकी वेटिंग करते हैं। और दैट इज़ एक्चुअली दैट स्टेप इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ बॉन्डिंग एजेंट। द नेक्स्ट स्टेप इज़ क्योरिंग। फिर आप ये ब्लू लाइट लेंगे और उसको क्योर करेंगे फॉर 20 सेकेंड्स। ऑब्वियसली काम तो वही कर रहे हैं ना, पॉलीमराइजेशन ही हो रही है जब सेटिंग हो रही है। तो आप उसकी क्योरिंग कर रहे हैं कितनी देर के लिए? बॉन्डिंग एजेंट की क्योरिंग कितनी देर के लिए कर रहे हैं? 20 सेकेंड्स। वन दिस इज डन तो आप फिर फिलिंग मटेरियल प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट में लेंगे, दैट इज़ कॉम्पोजिट, और उसको वहाँ लोड करेंगे। और लोड करने के बाद कंडेंस करेंगे, पूरा अडेप्ट करेंगे उस एरिया में, मतलब ये पूरा फिल कर देंगे एरिया, और फिर उसको क्योर करेंगे दिस टाइम अराउंड कितनी देर के लिए? 40 सेकेंड्स। ये टाइमिंग इम्पॉर्टेंट, हर चीज़ में टाइमिंग इम्पॉर्टेंट होती है। गोल भी कर रहे हो आपने, मेसी को देखा है, टाइमिंग ही होती है, फ्लिक ही होता है जिससे गोल होता है। तो इसमें भी टाइमिंग ही है कि आपने फ़ौरन बतानी है कि कॉम्पोजिट को 40 सेकेंड्स मिनिमम करना है, और गन के अंदर मैक्सिमम जो टाइम अवेलेबल है वो 20 सेकेंड्स का है। तो भाई एक दफ़ा 20 सेकेंड्स कर लें, फिर दोबारा बटन दबा दें, दोबारा 20 सेकेंड्स कर लें, ऐसे ही आंसर करना है, फ्रीक्वेंट तेज ठाक ठाक। वो बोलेगा उसमें 20 होते हैं, 2 दफ़ा कर लें, ब्लू लाइट को 2 दफ़ा क्योर कर लें, 40 सेकेंड्स हो जाएंगे। आई नो मैथ्स, ठीक है। तो वंस यू डन विद दिस, तो यहाँ पे फिनिशिंग मटेरियल पड़े हुए हैं कॉम्पोजिट के, तो आप माइक्रोमोटर यूज़ करते हैं, उसमें फिनिशिंग बर्ड्स लगाते हैं, क्योंकि आपने मैनुअल रेस्टोरेशन की भी होती है। वो ऊंची भी हो सकती है, वो रफ भी हो सकती है, वो अनबेवल्ड भी हो सकती है, उसका कुछ शार्प स्पिक्यूल एज भी पेशेंट की ज़बान पे हर्ट कर रहा हो सकता है। तो हम फिनिशिंग बर्ड्स यूज़ करते हैं उसके मार्जिन्स को फिनिश करने के लिए, एंड देन पॉलिशिंग पेस्ट यूज़ करते हैं उसकी शाइन रिस्टोर करने के लिए। एग्जामिनर पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग ऑल दिस? जैसे रफ सरफेस विल इनवाइट कैलकुलस stains, so smooth surface will have better look and better appearance, aesthetics and long lasting restoration भी होगी जब उसके ऊपर कोई चीज़ adhere नहीं होगी। ये 2-3 reasons आपने बताने। Once you are done with composite, amalgam की manipulation की भी है, डॉक्टर जाफर ने कराई है, आई गेस उन्होंने बताया था मुझे आप लोगों को, डॉक्टर महवेश ने कराई है। मैं तो ऐसे ही फ्लूक मारा था, आंसर मिल गया कि किसी ने कराई भी है। तो स्टिल मैं आपको एमेलगामेटर दिखा देता हूँ। एमेलगम रेस्टोरेशन देखा हुआ आपने एमेलगामेटर? अच्छा, सारे लोग बहुत ही दूर हो जाए, इस तरह हो जाए कि मैं जब खड़ा हूँ तो मैं नज़र आ रहा हूँ सबको, कुछ बीच में ना हो। जैसे पिक्चर के लिए कुछ लोग ऊपर हो जाते हैं, कुछ बीच में हो जाते हैं, कुछ नीचे हो जाते हैं, इस तरह हो जाए, एक दूसरे को फैसिलिटेट करें।
आप रेंजर से ताकि सबको दूर से नजर आए, यहाँ से कोई नजर नहीं आए, आपको समझ नहीं आ रहा, मेरा रेंजर है। सारे पीछे चले जाएं। हाँ आप तो सेफ हैं, आपके पीछे तो कोई नहीं है, ये इधर हो जाए, सबको नजर आ रहे हैं, आप उनके आगे हैं, थोड़े से इधर हो जाए। तो मेरा रेंजर है। This is amalgamator, okay? This is amalgamator. It's a machine to mix amalgam. What is amalgam? Fish market नहीं एक बंदा, one at a time. So this is a capsule, okay? इसका composition क्या होता है, इसमें क्या होता है? नहीं अब कैप्सूल का कॉम्पोजिशन पूछ रहा हूँ। गुड, लॉय और मर्क्यूरी, ठीक है। और उसके दरमियान में क्या होती है चीज? एक सील होती है। तो वंस यू डू दिस, इसको जब आप प्रेस करते हैं तो ये पैक हो गया, ठीक है। वंस इट इज डन, आप इसको क्या करते हैं, आप इसकी जो मोटी वाली साइड है, इसको मोटी वाली साइड पे एंगेज करते हैं। मैं ऐसे स्लैंग वर्ड इसलिए यूज़ करूँ ताकि आपको याद रहे। छोटी वाली साइड को छोटी जगह पे यूज़ करते हैं। एंड वंस इट इज फिक्स्ड, आप इसको मिक्सिंग के लिए बटन दबाएं। वो जो सारी आपने ऑल दैट मैनिपुलेशन व्हिच वाज रिक्वायर्ड, इट्स ऑल बाईपास। अब इसी के अंदर मिक्स हो रहा है, और मिक्स होने के बाद उसको स्क्वीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी स्क्वीज़ मटीरियल निकलेगा, इसमें एक्सेस होते ही नहीं मर्क्यूरी। Once it is mixed, आप इसको निकाल लेंगे इस तरह, अगर निकल आया और ट्वीज़र से इसके अंदर जो ये वो जो मैंने कहा था मेम्ब्रेन, इसको आप डिस्कार्ड कर देंगे एग्जाम वाले दिन। आपके पास एमलगम गन होगी, उसमें आप इस तरह लोड करेंगे और इस तरह की कैविटी होगी, उसके अंदर फिल कर देंगे गन से। फिल करने के बाद कंडेंसर होगा, उससे उसको अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है। कार्विंग नहीं, कंडेंस करेंगे, प्लगर से और कंडेंसर से उसको फिल कर देंगे। वंस ये सब कुछ आप जब कर लेंगे तो इस तरह की फिलिंग बन जाएगी। जब इस तरह की फिलिंग बन जाएगी तो उसको मज़ीद आप कार्व करेंगे, लाइक अलॉन्ग द कस्प। आपके पास काइट शेप कार्वर होता है, तो उसको इसी तरह अलॉन्ग द कस्प उसे कार्व करके स्मूथ कर लेंगे। उसको चेक करने का तरीका ये कि आप प्रोब से चेक कर लेंगे कहीं हिंडर तो नहीं कर रहा, बिल्कुल स्मूथ हो गया। वंस दैट इज़ डन, तो एक बॉल एंडेड इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बर्निशर कहते हैं, उससे आप उसको शाइनी करने के लिए स्मूथ कर देते हैं। दैट्स इट, दैट्स हाउ यू विल मैनिपुलेट एमलगम। अगर ये कैप्सूल्स पूरे ग्रुप्स के लिए काफ़ी रहे, क्योंकि इतना ही है। और जो शुरू वाले लकी वंस निकल गए, उसके बाद जो आम लोग होंगे, आम तबका जो बचा हुआ होगा, वो इससे मैनिपुलेट करेगा। उसके बाद मोटर पैसल होगा। और दूसरा तरीका ये है कि कोई इतना महंगा नहीं होता बैकअप के लिए कैप्सूल्स, अगर आप इफ़ यू कैन ब्रिंग, हाँ कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। एक कैप्सूल मेरा ख्याल है 100 रुपये का भी नहीं होगा, वो आपके पास होगा। ऐसा विल ट्राई कि हमारे पास स्टॉक हो, जो भी अवेलेबल स्टॉक है हम यहाँ पे रखेंगे, बट ना हुआ तो एक बैकअप, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो उसको मिक्स किया और उसके अंदर लोड कर दिया। वरना ये पाउडर है, और प्लीज़ बात ना करें, और ये मर्क्यूरी है। तो इसको जो भी रेशियो है, आपने ये पाउडर पहले लिया इसके अंदर, उसके अंदर मर्क्यूरी डाली, और उसके बाद आपने उसको मिक्स किया। और उसके बाद मिक्स करने के बाद क्योंकि एक्सेस होगी तो इसके अंदर डाला, स्क्वीज़ करके दूसरे कंटेनर में डाला, और जो मर्क्यूरी आई जो आपके पास रेस्टोरेटिव मटेरियल बना, उसको आपने कैविटी में लोड किया, कंडेंस किया। दैट्स हाउ यू मैनिपुलेट एमलगम। तो इसमें मजीद कुछ आई डोंट नीड टू शो, बिकॉज आई डोंट हैव पीपल हियर हु कैन गिव मी दैट आर्मामेंटेरियम में वो चीज़ें। तो आई गेस ये आपको समझ आ गया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एमलगम आ गई, कॉम्पोजिट रेस्टोरेशन आप कर लेंगे। उसके अंदर कुछ यहाँ पे ट्यूब्स पड़ी हुई थी, उनको आइडेंटिफाई करें, ये देख लें, ये चीज़ें इधर ले आएँ, हर चीज़ इधर ले आएँ, हर शय बित्ते कर लें। किस किस ने टर्किश ड्रामा देखा है? और स्पान भी देख लिया, सीजन 2 भी देख लिया, लास्ट एपिसोड इस चलते को भी देखा है।
देखा है? देखा है, ऐसे निकालना। पता नहीं बॉन्डिंग क्या है। एजेंट, मोड ऑफ एक्शन, इसको आइडेंटिफाई करना है और इसका मोड ऑफ एक्शन बताना है। ये मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पे ये सारी। है क्या? एजेंट, ठीक है, एजेंट। एजेंट इसका मोड ऑफ एक्शन, इसको आइडेंटिफाई करना है। यही वो स्टेप्स हैं जो मैंने भी बताए हैं कि सबसे पहले एजेंट लगाया, उसको फिर वॉश किया, फिर उसके बाद ड्राई किया, फिर बॉन्डिंग एजेंट लगाया। बट इनको किसी चीज़ से लगा रहे ना, इसके लिए भी एक ब्रश होगा जिससे आपने अप्लाई करना है, इसके लिए भी एक ब्रश होगा जिससे आपने अप्लाई करना है, वो अवेलेबल होगा उसमें। और उसके बाद द रेस्टोरेटिव मटेरियल, द कॉम्पोजिट, इस ट्यूब में से आपने लिया जितना भी आपने रेस्टोरेटिव मटेरियल लेना है, उसके लिए हमेशा प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। उससे आपने ये कॉम्पोजिट थोड़ा सा लिया, उसके बाद इसको दोबारा से कैप कर दिया और जो भी आपकी कैविटी है उसके अंदर आपने इस मटेरियल को लोड कर दिया। एक दफ़ा लोड करने के बाद आप उसको फिर कंडेंस कर देते हैं। आपने एक दफ़ा इसको यहाँ कंडेंस कर दिया, उसके बाद लाइट क्योर करेंगे। जैसे लाइट क्योर करेंगे इट बिकम्स पार्ट ऑफ द टूथ, अगर आपने पिछले सारे स्टेप्स सही किए हैं। तो ये कॉम्पोजिट हो गया। जिस तरह एमेलगम रेस्टोरेशन होगी तो उसके फिनिशिंग बर्ड्स थे, एमेलगम पॉलिशिंग किट है, इसमें रबर कप्स हैं, ठीक है, और फिनिशिंग बर्ड्स एंड डिफरेंट एंगल्स के लिए, फेशियल साइड के लिए, बकल साइड के लिए, लिंगुअल साइड के लिए, इस तरह की शेप्स हैं, इनसे आप फिनिशिंग एंड पॉलिशिंग अचीव कर सकते हैं। और ज़्यादातर रबर कप से आप ओक्लूजल सरफेस की फिनिशिंग एंड स्मूथ टेक्सचर अचीव कर सकते हैं। तो इसी तरह कॉम्पोजिट के लिए ये है, ये भी एमेलगम के ज़रा फाइन डिटेल्स में उसको ठीक करने के लिए। ये कॉम्पोजिट की फिनिशिंग किट है, इसमें भी बर्ड्स हैं, सिमिलर है, मगर जिस तरह रेस्टोरेशन का साइज़ होता है उसी साइज़ के वो होते हैं। तो आप देख लेंगे जो स्मॉल वाले फिनिशिंग रबर कप्स और वो हैं वो, और वाइट कलर के जो हैं, वाइट एंड ग्रे कलर के ज़्यादातर कॉम्पोजिट के हैं, और ये जो ब्राउनिश वाले और ग्रीन वाले हैं ये एमेलगम में फिनिशिंग किट है। तो फिनिशिंग का मैंने सिग्निफिकेंस एग्जामिनर पूछा तो वो मैंने बता दिया, पॉलिशिंग का सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया। वंस दिस इज डन, तो और कौन सा यहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारी एक पड़ी हुई है ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक मैंने आपको वहाँ बता दी है कि ये बॉर्डर मोल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये माइनर रिपेयर वर्क के लिए स्टिकी वैक्स यूज़ करते हैं। तो ये इम्प्रेशन मटेरियल है और ये वैक्स है, ये गलती नहीं करनी, ये वैक्स है, डेंटल वैक्स है और ये इम्प्रेशन मटेरियल है। शक्ल एक जैसी लगती है तो जितने मर्जी समझदार लोग हों उस दिन ये वाली गलती करे तो भी एग्जामिनर करवा रहा होता है, वो आपको गलत बता रहा होता है। नहीं यार ये इम्प्रेशन मटेरियल वो तो करता ही ऐसे, मतलब जो एग्जामिनर अक्सर आते हैं, आप भी आगे से नहीं यार ऐसा नहीं, आई एम नॉट अ फूल, मुझे पता है, मैंने इसको यूज़ किया हुआ है। ये स्टिकी वैक्स है, येलो कलर की जो होती है ना, उसको भी बेबी की तरह समझा रहे हैं। येलो कलर की जो होती है ना स्टिकी वैक्स होती है, इसको जब हम फ्लेम में बर्न करते हैं ना, इसको मेल्ट डाउन करके हम ग्लास चिपकाते थे। तो ये इम्प्रेशन मटेरियल तो नहीं है। ये जो है ना, इसको हम ग्रीन स्टिक को वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम पे रख के बॉर्डर पे मोल्ड करते थे एक्रेलिक के ट्रे पे, और बॉर्डर मोल्डिंग करते थे। ये इम्प्रेशन मटेरियल ही है, ठीक है। इसी तरह उसको जैसे उसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया हुआ, आपने भी उसको ऐसे ही करके कर। और ये मॉडलिंग वैक्स है, इसको भी वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम पे करके जितनी भी रिक्वायर्ड है। फॉर इंस्टेंस आपको कहा जा रहा है कि आप ये केस है, इसको वैक्सअप करें, तो आप इतनी सी काट लेंगे और उसके बाद वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम पे रख के इसको यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अडेप्ट कर लेंगे। ये ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे ओपन दे दिया जाएगा, आपको पेन से मॉडल पे मार्किंग हुई हुई होगी, तो जहाँ से आपने एक्सेस वैक्स आ रही है आपने वैक्स नाइफ से उसको काट लेना है, बाकी को वार्म करके उस पर ऐसे ऐसे अडेप्ट कर लेना। दैट्स इट, मॉडलिंग वैक्स की अडेप्टेशन ऐसी होगी। इसके बाद क्या पड़ा हुआ, इधर इधर आपके पीछे पीछे देखो, पीछे और आगे ले आओ उस चीज़ को, जो जो चीज़ें पड़ी हुई यहाँ सेंटर में ले आए। अच्छा ये सीमेंट से ये देख ले चले, वो चीज़ें यहाँ रख दें, उनके लिए मैं वहीं आ रहा हूँ, बहुत सही चीज़ें वो ना लाए, मैं उनके लिए वहीं आऊँगा। आई डन दे दिया आप, दिलवा दिए ना आप, हाँ बस ठीक है। हाँ जी नहीं, ये सरकारी अदारा है, जितना इन्होंने आपको फैसिलिटेट कर दिया इससे ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से आके पहले से टाइम लेके गए हुए होते हैं। तो मैं तो बहुत सख्त खिलाफ हूँ सिफारिश के, ना मैंने अपनी कभी होने दी है ना किसी की है।
उसूल के मुताबिक आपका काम हो रहा है। आपको प्रोटोकॉल ये मिल गया कि आपको कहीं घूमना फिरना नहीं गया, ये आपको लेके गए हैं आपको टाइम, और 1-2 दिन पहले का भी करवा दिया, इससे ज़्यादा फैसिलिटेशन। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये वो वाला नहीं है जो जिसको यूज़ किया जाए एज अ रेस्टोरेटिव मटेरियल या एज अ लाइनिंग मटेरियल। ये जो इस तरह के जार में बहुत मस्कीन से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, ये समझें किस चीज़ के लिए होगा, एपेक्सी दिखाने बोलते हैं, मैंने हिंट भी दे दिया फिर भी पूरा उसको क्या कहते हैं, और ठीक है। ओपन एपेक्स के साथ कोई आया हुआ है, रूट केरीज भी हुई है उसमें, तो एपेक्सिफिकेशन के लिए आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर ये वाटर के अंदर मिक्स करके उसके कैनाल के अंदर भर देते हैं और उसको 6 वीक्स बाद बुलाते हैं, तब तक करते रहते हैं जब तक एपेक्स क्लोज ना हो। तो ये वो वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको देख के किसी और वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनाना, इसको वाटर के साथ, दो इट इज़ बैंड नाउ बट निश्चित में यूज़ हो रहा है, यहाँ ऊपर भी यूज़ हो रहा है, बच्चों में भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ फेरिक सल्फेट नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जामिनर आपसे पूछे कि अभी क्या यूज़ हो रहा है, फेरिक सल्फेट ज़्यादातर हम कैनाल में डाल देते हैं, या पल्पोटेक के नाम से एक मटेरियल आता है जो बच्चों के लिए होता है, उसका पाउडर लिक्विड होता है, उसको मिक्स करके हम डाल देते हैं जब तक एपेक्सिफिकेशन अचीव ना हो। कहेंगे वाई अभी क्यों नहीं यूज़ हो रहा, बिकॉज इट कॉजेज रूट रिजॉर्प्शन, इसीलिए यहाँ पे जिनको डालते हैं उनकी फ्यूचर में एक्सट्रैक्शन ये रूट ही नहीं रहती। हमने जिसको क्लोज करने के बजाय रूट हीटर डालना शुरू कर दिया, उसमें यही होता है। मगर इस इंस्टेंट फ़ायदा ये होता है कि रिलीफ में रहता है पेशेंट, तो रिलीफ में रहने को ऑप्टेंडेंट इफेक्ट कहते हैं, जो यूजेनॉल में भी है और इसमें भी एट टाइम्स ये तो हमने डाला हुआ है, वरना तो लोगों ने हाँ ऐसे ही होगा, और मैं ये टैग भी नहीं हटाने दूंगा, ठीक है। और जिसको समझ ना आ रहा हो खबरदार जो एक दूसरे से पूछ, ये कैमरास बंद कर ये रिकॉर्ड करने वाली बातें नहीं है, यहाँ ऑफिशियल बातें हैं कि you just raise your hand and I'll keep a look on you। बाहर से किसी को नहीं फील होना चाहिए कि you guys are cheating or doing anything wrong। I'll come up to you and walk around you and tell you what it is and what are its indications। और ऐसे होगी कि somebody will be able to notice what's going on। मतलब आप अगर ये करेंगे, ऊपर से कर भी उससे रहे होंगे जो खुद गलत लिख चुके हैं। मेरे साथ का मसला होता है कि लाइन में 10 स्टेशन सबके गलत होते हैं, बुरी चीज़ है। मैं हूँ, बट उसको सही तरह यूज़ करें, ये नहीं हर बार दिमाग इस्तेमाल करें। बिल्कुल मौत पड़ी हो जब बुरा हाल हो तब नहीं, तब देखना फिर मैं एट द फर्स्ट जब आपको लगे अब कोई चारा नहीं है पूछने के अलावा, तब 2 मिनट तो दिमाग इस्तेमाल जरूर करें। आखिरी 3 मिनट रह जाए तो चलो फिर हेल्पलाइन। वी डोंट वांट कि कोई टॉम डिक हैरी प्राइवेट स्कूल्स आपसे ज़्यादा नंबर ले लें, वी विल फैसिलिटेट यू। वो तो फुल ऑन चीटिंग करा रहा था, मैंने तो आपको हिंट्स दिए हैं ना, गाइडलाइंस दी हैं, कोई चीटिंग थोड़ी कराई है। वो लोग तो फुल ऑन चीटिंग करा रहे होते हैं, बैठ के करा रहे होते हैं, क्या प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। आपने ये चीज़ समझनी है कि अगर आपको मैं जिस तरह फैसिलिटेट करूँ, ये तो मुझे पूरी दुनिया में हमें भी ऐसे फैसिलिटेट किया गया। पूरे साल सख्त रहते थे, आखिर में फैसिलिटेट करते थे, एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है और वो कोई चीज़ इलीगल नहीं कराई जा रही, ये भी समझते हैं। ये जो मैं मजाक में बोल रहा हूँ चीटिंग नहीं है। आप किस सिनेरियो से गुजरे हैं, आप ये मटेरियल्स मैनिपुलेट नहीं कर सके, आपने पूरे साल प्रैक्टिस नहीं की, इसकी थोड़ा फैसिलिटेट में कर, ठीक है। ये कोई इलीगल चीज़ नहीं कर रहे हैं हम। अच्छा, तो ये है मल्टीपर्पज़ सीमेंट। इसको टेम्परी ल्यूटिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लाइनिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, टेम्परी क्राउन लगाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी क्राउन कटिंग की है, लैब से डेफिनेट क्राउन बनने गया है तो उस फेज में ही लगाएंगे। इसकी स्ट्रेंथ कम होती है तो इजीली इट कैन बी रिट्रीव्ड, दैट्स व्हाई। और परमानेंट क्राउन आप ऑब्वियसली जिंक फॉस्फेट से लगा सकते हैं या GIC से लगा सकते हैं, बट वी नेवर रिकमेंड कि वाइटल टीथ के अंदर जिंक फॉस्फेट से लगाएं, बिकॉज इसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो GIC से लगाना रिकमेंडेड है। अगर ये आप क्राउन ब्रिज में लगाएं, इसकी मैनिपुलेशन देख लें कि जैसे जिंक फॉस्फेट है तो वो ग्लास स्लैब रखी हुई उसके साथ, ग्लास स्लैब, स्पैचुला और उसका साथ जो भी आर्मामेंटेरियम मैंने वहाँ रखा है। और अगर GIC है तो वो पेपर पैड पे मैनिपुलेट होगा। दोनों चीज़ें पड़ी हुई होंगी, आपकी सिलेक्शन देखी जाएगी कि आप किस मटेरियल के लिए किस
आर्मामेंटेरियम को सेलेक्ट करें। तो वंस दिस इज डन, ये जो भी चीज़ यूज़ की जा रही होगी इसको अनकैप जब आपने करना है और उसके बाद इसको 90 डिग्री पे रखना है, तो ये तमीज़ देखी जाएगी आपकी कि आपने ऐसे पकड़ा हुआ है या आपने ऐसे। ये स्टाइल देखें आप, जूता भी उठा हुआ है, मतलब आप इतने अच्छे लग रहे हो काम करते हुए कि एग्जामिनर देख रहा हो ऊपर से नीचे। क्या कॉन्फिडेंस है, आप बिल्कुल 90 डिग्री पे हो। ये नहीं है अब मैं एक थतू कैसे कर रहा होगा, पहले तो उसकी आंखें गोल गोल घूम रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों, वाई। आप कॉन्फिडेंस के साथ करना है, आपने इसको आराम से खोलना है, उसके बाद आपने इस तरह खड़ा होना है, इस तरह पाँव करना है, इसको फलक्रम बनाना ही है। ये फलक्रम बना के 90 डिग्री पे रखना है। यू मेक श्योर यू लुक स्टाइलिश। थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में जब मैं कराता था तो मैं सबसे पहले तो उनको स्टाइल के साथ प्रैक्टिस करना सिखाता था। मतलब इंप्रेशन ले रहे हैं तो पागलों के पेशेंट के ऊपर चढ़े हुए, क्यों, पेशेंट का मुंह अपनी इधर टर्न कर लें, बैक स्ट्रेट रखें। यही लोग हैं जो अपनी कमर पकड़ के 40 में बैठे हुए होते हैं, बस अब डेंटिस्ट्री नहीं होती। क्योंकि ये आज आप अपने फलक्रम्स पॉस्चर कंट्रोल कर लें तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपने जिस चीज़ को जिस तरह करना है उसकी उस डायरेक्शन में काम करें। लेफ्ट साइड की फिलिंग करनी, लेफ्ट साइड पे बैठ के काम करें, बजाय इसके पेशेंट के ऊपर चढ़े हुए। पेशेंट भी अनकंफर्टेबल होगा। लुक एट दिस कंडीशन कि आप मेल डॉक्टर हैं, कोई फीमेल पेशेंट है, आप उसके बिल्कुल सेंटर में आगे करें, वो कैसे कंफर्टेबल रह सकती है। मैंने देखे नॉर्मल मॉरल वैल्यूज़ भी हैं, आप बिल्कुल पेशेंट के ऊपर नहीं जाते, आप हर चीज़ अपनी ऐसे रखते हैं इनडायरेक्ट विजन में, मिरर के साथ आप काम कर रहे होते हैं। पेशेंट को बिल्कुल कंफर्टेबल जोन दी हुई होती है कि वो रिलैक्स होकर बैठे। मुझे कई पेशेंट्स आके बताते हैं कि वी फील अनकंफर्टेबल इन दीज प्रैक्टिसेस बिकॉज ऑफ दीज पॉस्चर्स। ये बहुत ऑन सीरियस नोट में अभी से आपको कह रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर आप थर्ड ईयर आप चले गए हैं, आप थर्ड ईयर विल मेक श्योर इंशाल्लाह। तो आपने आगे जाके ये चीज़ ख्याल रखनी है कि आप मुझे, मैं अगर कहीं गुजरूँ आऊँ तो बेंड हुए ना नजर आए, पेशेंट के ऊपर चढ़े हुए नजर ना आए। मैंने पीछे से मुक्का मार दिया, मुझे पड़ता था, यहाँ नहीं पड़ता। यहाँ पे अगर मार दें तो यहाँ पे कहते हैं हाय पता नहीं क्या जुल्म कर दिया, कितना जालिम टीचर है। हमें तो पड़ता था, इसीलिए कभी अब बेंड होती नहीं, बल्कि होने लगे तो खौफ होता है। मतलब एक ना माइंड में बैठा हुआ है, हालांकि कोई नहीं होता, मैं ही हूँ क्लिनिक, मगर फिर भी थोड़ा सा बेंड होने लगूंगा तो पीछे देखता हूँ कि मुक्का तो नहीं पड़ने वाला, रिफ्लेक्सेस बन गए हैं। तो ये आपके यहाँ पे थे एक बहुत अच्छे टीचर जो अब नहीं है, परवेज़ इकबाल साहब। वो इस लिहाज से बहुत अच्छे थे कि उन्होंने डिसिप्लिन बहुत रखा हुआ था, वो बेंड नहीं होने देते थे। वो कोई चीज़ देखी, इनफैक्ट एक दफ़ा तो एक लड़की प्रोसीजर कर रही थी, वो बेंड हुई है तो वो एग्जिट गेट के करीब ही थी, तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आया तो वो इस तरह की चेयर पे थी। सर ने उसको बेंड देखा तो उसकी चेयर पे ठुटा मारा। अब वो सीन ऐसा हुआ कि वो एग्जिट गेट भी खुला था, चेयर से मैं ही एक्चुअली प्रैक्टिकली किक्ड हर आउट। बड़ा मज़ेदार सीन हुआ था। तो ये चीज़ समझ लें कि इन चीज़ों का पॉस्चर, इन चीज़ों की मैनिपुलेशन बहुत डिसेंसी से करनी है। आपने गॉज अपनी जेब में हर वक्त रखनी है। आपने स्पैचुला से मटेरियल मिक्स किया, पाउडर लिक्विड मिक्स किया, उसके बाद उसको लोड करने के बाद एग्जामिनर ने देख लिया, वाइप कर लेना गॉज से और रख देना। एग्जामिनर को पता चले कि कितना सेंसिबल इंसान है कि नेक्स्ट बंदे के लिए इसने इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन कर दिया, बजाय इसके कि ये पार्किंग हो रही होती है। आप यकीन करें 5 में से 5, 4 में से 4 उस वक्त मिल रहे होंगे जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी। 3.5, 2.5 के रीजंस होंगे, ये चीज़ें आप जब नहीं करेंगे तो ये चीज़ें करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। 5 मिनट्स आर गुड इनफ टू शो योर बिहेवियर। इट्स नॉट अबाउट मैनिपुलेशन, इट्स अबाउट योर बिहेवियर एज वेल, हाउ यू बिहेव। सो बी एक्टिव, बी एजाइल, बी रिलैक्स्ड, घबराना नहीं है। अच्छा, और कौन सी चीज़ है? ये सीमेंट्स हो गए, restorative materials हो गए, waxes हो गए। Impression materials I don't need to show you, it's a huge mess over there. Let me go to the messy place. आप चीज़ें जगह थोड़ा सा मैं ब्राउज करा देता हूँ। उसको ले मान Porthole seal है, मैंने कहा था separating media used in dentistry। ये आइडेंटिफिकेशन में पड़ा हुआ हो सकता है, इसके साथ केमल जो हेयर ब्रश पड़ा होगा, केमल ब्रश, ठीक है, वो पड़ा हुआ होगा, उसको आइडेंटिफाई करना है। इसके प्रिकॉशंस आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक मटीरियल है, इसकी मैनिपुलेशन है, दैट इज एल्जिनेट, ये आपने यूज़ किया हुआ है। इसके लिए एक पाउडर का स्कूप होगा, एक वाटर का स्कूप होगा। 3 calibrations and of powder and 3 calibrations of water for large tray. 2 calibrations of powder and 2 calibrations of water for medium tray, and 1 for
small tray, which is rarely used. Alginate की manipulation के लिए आपका जो spatula है वो stiff होना चाहिए और rounded होना चाहिए. Why? Because जब आप इसको manipulation करेंगे स्टाइल अगेन फॉलो करेंगे. रिलैक्स. सबसे पहले तो बिल्कुल स्टेबल खड़ा होना है और आपकी जो मूवमेंट है ऐसे होनी चाहिए. क्या हो गया है? मुझे गुस्सा आ गया. हो क्या गया? क्यों पैनिक किया? रिलैक्स. सबसे पहले तो अब देखिए उसकी मूवमेंट क्या थी वो वाली. इसकी मूवमेंट क्या है? सबसे पहले आपने ये पाँव ऊपर उठाया, अपने आप को दिखाया कि आई एम अ स्टेबल पर्सन. ये आपने फलक्रम बनाया हुआ है. आपकी ग्रिप है, आपकी मूवमेंट है, आपको सपोर्ट करे. ये वाला आर्म सपोर्ट करे ये मूवमेंट करने में. ये बदतमीजी है. इससे मिक्स नहीं होगा. देर लगेगी, टाइम ज़ाया होगा. इसको यूज़ करने का सिग्निफिकेंस ये है कि ये एक पाउडर पार्टिकल को इनकॉर्पोरेट कर लेगा. और ये फ्लेक्सिबल होने का फ़ायदा ये है कि इसकी स्टिफनेस को काउंटर कर रहा होगा. फ्लेक्सिबल ब्रॉड बेस बोल and stiff round spatula for alginate manipulation, but will never be performed in future. I know that when you'll be in third year nothing will be followed, but please make sure कि ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि ये सारी चीज़ें हम थर्ड ईयर में करें. आगे जाके प्रॉब्लम मेरे पास आए, I'll facilitate you. मेरे से सीख के चले जाएं, वहाँ पे वैसे ही करें. आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. but that doesn't mean कि वहाँ कोई भी नहीं करा रहा. there are people everywhere. viruses are always there. तो वहाँ पे वो होंगे, वो आपको ऐसे ही कराएंगे. कुछ लोग ऐसे भी होंगे. तो engage with them and learn these things. ठीक है, try to do these things. ऐसे ही करें, इसको manipulate. उसके बाद इसमें load करें. load करने के बाद जो आपको impression tray दी है उसके अंदर आप उसको adapt करें and show it to the examiner. I'm done with alginate manipulation. Once this is good, alginate indications बता दी. Applications okay, good. Timing, hot water, warm water, यही questions. तो जैसे एग्जामिनर जाता है ना वो आपको देख रहा होता है. वो अभी मार्किंग करने इसको खाली करें, बास्केट में फेंक दें. ये जो टाइम है जो अभी 5 मिनट रहते हैं उसको आप इस तरह जस्टिफाई करेंगे 5 अर्न करने के लिए कि आपने हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ की. कोई चीज़ फेंक नहीं दी, यहाँ पानी नहीं गिरा दी, अपनी शीट नहीं गीली कर दी. ये सारी चीज़ें शार्प करनी. वंस यू डन विद दिस, दूसरा इंप्रेशन मटेरियल इसमें वार्म वाटर यूज़ होता है. दैट इज इंप्रेशन कंपाउंड केक फॉर्म. इसको आइडेंटिफाई करना है. इट इज़ इंप्रेशन कंपाउंड केक फॉर्म. इसको इसके अंदर वार्म वाटर डलवाना है. उसके बाद इसके अंदर मैंने कहा था फेंक नहीं देना है. इसके अंदर आपने इसको थोड़ा सा वार्म करना है, देखना है, फिर देखना है कि ये ओके मैनिपुलेट करने के काबिल है. तो स्टार्ट नीडिंग. अब नीडिंग ऐसे ही नहीं टॉम डिक हैरी की तरह करना शुरू हो जाए. ये केक है ना, ये नरम हो चुका है. इसको इधर पहले फोल्ड करें, पराठा जैसा. किसने बनाया? मैंने बनाया, बस मुझे पता है. उसको पहले इधर, फिर इधर, फिर पीछे से इधर, फिर आगे से इधर. उसके बाद नीड करेंगे. उसके बाद आप ट्रे लेंगे और उसके अंदर आप लोड कर देंगे. उसके अंदर ये नीडिंग नहीं करेंगे. ये याद रखना है. जो बेसिक एरर आप करते हैं, ट्रे में पकड़ के नीडिंग शुरू कर देते हैं. क्यों? नीडिंग इज अ प्रोसेस टू अडैप्ट. एंड इसके अंदर आपने लोड करना है कि यहाँ तक भरा हुआ हो, यहाँ तक भरा हुआ. क्योंकि ये जब भरा हुआ होगा यहाँ तक, मतलब इसके बाद प्रेस नहीं करना. यहाँ पूरा पूरा स्टफ्ड हो, ये भरा हुआ हो, ये खाली ना हो. जैसे ये खाली है ना जगह, ये ना हो. यहाँ तक स्टफ्ड हो. उसके बाद यहाँ नीडिंग नहीं होएगी. इसको आप मुंह में सीट करवाएंगे तो यहाँ पे आप मॉडल पे सीट करवाएंगे. सीट कराने के बाद यहाँ पे एंगेज करेंगे तो ये उस जगह का इंप्रेशन लेगा. अगर यहीं पे नीड कर दिया तो इंप्रेशन किस चीज़ का करेगा? तो ये एरर नहीं करनी कि इस पे अडाप्ट करने के बाद में किसी को ये कर रहे होते हैं. अभी भी कह रहा हूँ, फिर भी कर रहे होंगे. इस पे अडाप्ट करने के बाद ये नहीं करना बेवकूफ़ी. सारे मार्क्स कट जाएंगे. दैट मीन्स यू डोंट नो द मैनिपुलेशन ऑफ दिस मटेरियल. मैनिपुलेशन इज नीडिंग with fingertips, loading on impression tray and seating the impression tray on the required area. जिस area का आपने impression लेना. ये upper arch का and similarly ये lower arch का. अगर lower arch का पड़ा हुआ होगा इस तरह. ये diastone है, soft plaster है, hard plaster है. इसके लिए ये दिया हुआ होगा. इसको आपने mix किया powder water को और उसके बाद इसके अंदर लोड कर दिया. जैसे ये स्लैब बन गया over. अगर ये नहीं है तो आपको एक ग्लास स्लैब बनाने के लिए दिया जाएगा. फिर आपसे पूछा जाता है वाई प्लास्टिक ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस. क्या आंसर है? ये सॉफ्ट प्लास्टर है. व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ सॉफ्ट प्लास्टर? ठीक है. हार्ड प्लास्टर है. व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ हार्ड प्लास्टर? मैनिपुलेशन ऑफ हार्ड प्लास्टर. मॉडर्न. ठीक है. मॉडर्न इंडायर मटेरियल. जैसे ये हीट क्योर है, सेल्फ क्योर है. वो रेड वो जो वो गोल है वो दिखाएं. ये गोल दिखाएं. इस गोल में आपके पास वैक्स नाइफ होनी चाहिए.
आपने थोड़ा सा पाउडर डालना है सॉफ्ट, एक और पड़ा हुआ है ये नहीं, जो नहीं ओपन करें, दोनों को ओपन करें, आप इसको ओपन करें, दोनों को कंपेयर करें। एग्जाम में पढ़ा होगा, इसका थोड़ा सा ऐसा करके देखें, लाइट कलर किसका है और इसका ये कौन सा है, ये तो जो थोड़ा सा लाइट कलर का है वो कौन सा, हीट क्योर। हीट क्योर है। जो थोड़ा सा पिंकिश टिंज है वो कौन सा, सेल्फ क्योर। फिर बीट्स बड़े बड़े हैं इसमें, ठीक है, उसी वजह से पिंक कलर इम्पार्ट हुआ उसके अंदर बीट्स के साइज की वजह से। बाकी ये कि उसके बाद मैनिपुलेशन के लिए उसको बंद कर दीजिए। मैनिपुलेशन के लिए आप इसमें से एक स्कूप दिया हुआ होगा, उसमें से आपने थोड़ा सा ये लेना है, इसके अंदर डालना है, इसके अंदर ये मटेरियल आइडेंटिफाई करना है। अगर ये किसी और कंटेनर में इसके अंदर नहीं है तो इसको मास्क उतार के सुनिए। कैसा कैसा लगा मेरा मजाक, कौन कहते हैं ऐसे, डॉक्टर मशहूर करना इतना स्टूपिड है ना, बोंगी मारता है, कहते कैसा लगा मेरा मजाक, बिल्कुल तो मैंने सही आपसे किया। ये बाकी साथ, अच्छा ये जो है हीट क्योर की थी, तो सोचें सेल्फ क्योर की कैसी हो, सुनना पसंद करेंगे, किसी और को सुना दें ताकि आप मुझसे एक्सप्रेस करें कैसी है। दिल से मैंने बनाई थी, आप उससे सब अच्छी बना रहे थे। अच्छा ये सेल्फ क्योर लिक्विड है, पंजेंट। आप एग्जाम में पीने वाले ग्लास के पानी में ऐसा थोड़ा सा ये डाला हुआ होगा, और हमारे इतने इनोसेंट स्टूडेंट्स होते हैं, वाटर मैंने कितनी दफ़ा कहा स्पेशल सेंसेस यूज़ करें, सूंघ लें, कुछ और ना यूज, हाथ ना यूज़ करें, सूंघ तो लें। तो ये वाहिद चीज़ है जिसके लिए एग्ज़ाम के दिन आपने एग्ज़ाम में आपने अपना मास्क उतारना है और स्मेल करना है, एक सेंसेशन को यूज़ करना है 6 सेंसेस में से स्मेलिंग। तो आपको पंजेंट स्मेल आएगी, आप आइडेंटिफाई करेंगे इट्स नॉट वाटर, इट्स सेल्फ क्योर और हीट क्योर, दोनों का डिफरेंस सूंघ के आप कर सकते हैं। वो थोड़ा सा जिस तरह वो थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, इसे ज़्यादा मूजी है, इसकी स्मेल बहुत पंजेंट है। हीट क्योर की इतनी ज़्यादा नहीं है, जितना उसके कलर में भी कम है इस तरह वो चीज़ है। वो एक हाई टेम्परेचर पे जाके मैनिपुलेट हो रहा होता है, ये चेयर साइड से फ़ौरन सब कुछ करना होता है, इसके इसके इंग्रेडिएंट ज़्यादा शार्प होते हैं और थोड़ी ज़्यादा पंजेंट स्मेल होती है। तो बस आपने पाउडर लिया, इसके अंदर वैक्स नाइफ लेंगे, वैक्स नाइफ की बैक साइड से तो थोड़ा सा आपने 2-3 स्कूप्स जितना एग्जामिनर कहेगा ओके उतना पाउडर डाला, उतना थोड़ा सा उसमें लिक्विड डाला, उसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद उसकी स्टेजेस दिखानी शुरू कर दी। ओके दिस इज सैंडी, स्टिंगी, नाउ इट्स डोई, एक्साइटेड हो जाना, नाउ इट्स डोई। जैसे ही डोई हुई निकाला और ग्लव्स पहन लेने फॉरन, ये प्रोसेस जैसे ही देखेंगे स्टेशन ग्लव्स पहन लेने, एमएलकम जैसे देखेंगे ग्लव्स पहन लेने, एल्जीनेट देखेंगे ग्लव्स पहन लेने, ठीक है, अपने साथ लाना। और उसके बाद जैसे ही डोई स्टेज में हुआ, नाउ वी कैन होल्ड इट, नाउ वी कैन नीड इट, नाउ वी कैन मैनिपुलेट इट, वे टू अडैप्ट इट। कोई आप चीज़ कोई होगी जिसके ऊपर आपने अडैप्ट कर देना और बस आपसे स्टेजेस पूरी पूछी जाएंगी। अच्छा जब जैसे ही आपने मिक्स करके रखा, उसके ऊपर एक कवर दिया होगा, वो आपने ऊपर रख देना, दैट इज़ कॉल्ड द लेड। लेड क्यों रखते हैं? ताकि मोनोमर एवेपोरेट ना हो जाए और वो स्टेजेस बाईपास ना हो जाए, ये इम्पॉर्टेंट है इसकी मैनिपुलेशन करना। और कुछ पड़ा हुआ है पीछे? ये ले आइए, जो भी चीज़ है इधर ले आइए मेरे पास। बस खत्म, या डन। चलो, एनी क्वेश्चन? एनी